नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने इसके 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। ये इसका पार्ट 1 का फाइनल चैप्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके पार्ट 3 इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स का नीड है, कुछ इनपुट्स का नीड है। उसको इकोनॉमिक्स में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। हमने लैंड को पढ़ा था कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसमें आ गए। हमने यहाँ पर लेबर के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कोई हमें लेबर का नीड पड़ता है। वो अपने दिमाग से, अपने स्किल से, अपने फिजिकल पावर से चीज़ों को बनाता है। हमने ह्यूमन कैपिटल वगैरह सब कुछ उसमें कवर किया था। आज जो हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब जो है सिर्फ मनी नहीं होगा, इसमें वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसका इस्तेमाल करके हम लोग गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ आ जाएगा। जैसे मशीन, कोई मान लीजिए आपको कुछ सामान बनाना है, आपको मोबाइल बनाना है, उसके लिए एक मशीन मान लीजिए उसका है, तो मशीन आपके पास नहीं होगा तो आप मोबाइल बना कर बेच पाएंगे मार्केट में? नहीं बेच पाएंगे, तो आपके लिए वो कैपिटल है। कोई टूल्स हो गया, लकड़ी काटने के लिए आरी नहीं है तो क्या आप लकड़ी काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। ठीक है, व्हीकल है, आपको स्कूल जाने के लिए आपको गाड़ी ही नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा बहुत लंबा दूर तक। ट्रैवल सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं जाना है घूमने के लिए, गाड़ी नहीं है। आपको किसान खेत में सामान उगाया, उसको लेके जाना है फैक्ट्री तक, उसको मार्केट तक लेके जाना है, कोई व्हीकल ही नहीं है, नहीं जा पाएगा वो। तो वो भी आप इसके लिए क्या है? कैपिटल है। दुकान ही नहीं है, सामान तो बहुत सारा बना लिए, बेचने के लिए जगह ही नहीं है, कैपिटल है। इक्विपमेंट नहीं है, आप बैंक चले गए, कुछ बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर नहीं है, और काम करने के लिए बिल्डिंग नहीं है, तो ये सारा कैपिटल है। बिना कैपिटल का आप उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। और मतलब आप कैपिटल के बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके पास हो सकता है लकड़ी हो, आपके पास हो सकता है मिनरल्स मिल गया, आयरन मिल गया, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो इसको कैसे आप एक प्रोडक्ट के रूप में ढालेंगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें पैसा भी आएगा। पैसा का भी इस्तेमाल करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल खरीदेंगे। आपका ज़मीन, पैसा होगा तभी आप मशीन खरीदेंगे, पैसा है तो आपके पास तभी आप टूल्स वगैरह खरीदेंगे। ठीक है, जैसे रत्ना को कैपिटल चाहिए अपने रेंट देने के लिए, लैंड, फर्नीचर खरीदना, उसको किचन टूल खरीदना, सारा क्या है? कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल के बिना कोई भी सामान बनाना बहुत मुश्किल है। वेयर डू द बिजनेस गेट कैपिटल? अब लोग के पास ये कैपिटल आएगा कहाँ से? तो बहुत सारे लोग पैसा सेव करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। बहुत सारे लोग पैसा सेव करते हैं, फैमिली से हेल्प लेते हैं, फ्रेंड से हेल्प लेते हैं। ठीक है, उस वहाँ से भी कैपिटल मिल जाता है, बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, रत्ना, देखिए रत्ना का आपकी एग्जाम्पल दिया हुआ रत्ना के बारे में। रत्ना ने जो बिजनेस शुरू किया वो फैमिली की हेल्प से किया, लेकिन उसके पास जो फैमिली से पैसा मिला इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ा ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है उसको कवर कर पाए। अब जो पैसा लेगी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। सही बात, आप किसी से अगर पैसा ले रहे हैं उसके बाद आपको ब्याज देना पड़ता है। जैसे आप मतलब किसी से 1000 रुपये लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको मान लीजिए पर ईयर आपको उसका 10% देना है, तो आपको 1000 का जो है 10% यानी 100 रुपया हर साल देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आप किससे पैसा उधार ले रहे हैं, और धीरे धीरे आपको लोन भी देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। यानी 1000 तो आप देंगे ही, और हर साल आप 100 भी देते जाएंगे जब तक आप पूरा अमाउंट रिटर्न ना कर दें। ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है हम कैपिटल के बारे में और कहाँ से मिलता है लोन। अब लार्ज बिजनेस एंड कैपिटल, बहुत बड़ा जो कंपनी है, रिलायंस वगैरह आप नाम जानते होंगे, जियो हो गया, उसको तो और बहुत पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से लेकर आते हैं? उनको भी कैपिटल चाहिए। वो क्या करते हैं, उनका जो कंपनी रहता है ना उसका कुछ हिस्सा ही बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है उनका, और कंपनी का उन्होंने 100 हिस्सा किया। ठीक है, 100 हिस्सा मतलब ऐसा नहीं काट दिया सबको, ऐसा नहीं है, मतलब कंपनी है, कंपनी का एक वैल्यू है। ठीक, कंपनी का क्या है? वैल्यू है। मान लीजिए कंपनी का वैल्यू है मान लीजिए 100 करोड़। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तुम उस कंपनी का कुछ हिस्सा बेचेंगे, जैसे 2% वैल्यू बेच देंगे, यानी उस 100 करोड़ में जो 2% वाला हिस्सा खरीदा होगा उसको 2 करोड़ का वो मालिक बन जाएगा उस कंपनी में। ठीक है, कोई 4% खरीद लिया, 4 करोड़ का मालिक बन गया। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ये शेयर को बेच के और पैसा इकट्ठा किया जाए, और उस पैसा को इन्वेस्ट किया जाए, और कैपिटल खरीदा जाए, और पैसा कमाया जाए। उस 100 करोड़ कंपनी को 1000 करोड़ बना देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिसका वो कंपनी का मालिक होगा वो और अमीर बनेगा। ठीक है, जो इसमें हिस्सा लिया होगा वो भी और अमीर बनेगा, उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले उसको 2% का 2 करोड़ मिला, अब 1000 करोड़ हुआ तो उसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी काम यहाँ पर किया जाता है। और
जैसे ही वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो जो जो लोग उसमें हिस्सा लिया था उसको उसमें प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब वो उस प्रॉफिट में हिस्सा लेगा ना उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इस चीज़ के बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इसको समअप करना है तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, अपने कंपनी का एक वैल्यूएशन करता है कि मेरा कंपनी इतना, मान लीजिए 100 रुपया का है, ठीक है, 100 रुपये का मेरा कंपनी है, हमको पैसा की ज़रूरत है और हम इसका कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, ठीक है। वो हिस्सा कितना भी हो सकता है, जितना मान लो कंपनी को जो भी नीड हो। मान लीजिए कंपनी का नीड है 10 रुपया का, तो अपने कंपनी का 10% शेयर वो क्या करता है, मार्केट में बेचता है। मार्केट में क्या है, जिसको और पैसा कमाना है कंपनी में इन्वेस्ट करके, वो बोलेंगे हम आपको 10 रुपया देते हैं, आप हमको 10% हिस्सा दे दीजिए। 10% हिस्सा जब वो ले लिए तो वो कंपनी के 10% का मालिक बन गए। अब वो कंपनी जितना का भी बिजनेस करेगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो 10% जो है वो जो आदमी हिस्सा लिया तो उसको दिया जाएगा, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपने एरिया में कोई फैक्ट्री को फाइंड कीजिए, वहाँ पे एस्टिमेट कीजिए कितना कैपिटल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो उस तरह आप पता कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है तो। अब एंटरप्रेन्योरशिप के चौथा फैक्टर प्रोडक्शन है। कैपिटल हमने समझ लिया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। क्या है, देखिए सिंपल सा बात है, जितना भी हम लोग गुड्स बनाने और बेचने का बात किए हैं वो कोई ना कोई तो बना ही रहा है ना, कोई रिस्क लेगा, उसको लॉस भी तो हो सकता है। कोई अगर मोबाइल कंपनी स्टार्ट किया, मोबाइल बिका ही नहीं तो उसको तो लॉस हो जाएगा, उसको तो पैसा लगाया था, अब सामान बन गया बिक ही नहीं रहा है। कोई समोसा को दुकान खोला और समोसा बिक ही नहीं रहा है तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो एक आदमी रिस्क लेने वाला चाहिए जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो नया बिजनेस को स्टार्ट करेगा रिस्क लेकर, वो आइडिया उसके पास होगा, उसको एक बिजनेस शुरू करना, आइडिया लेगा, रिस्क लेगा, लोन लेगा, लोन नहीं दे पाएगा तो उस पर ही ना बैंक उसको दौड़ा दौड़ा के उससे पैसा मांगेगा, ठीक है। अलग बात है कि देश छोड़ के भाग गया तो, लेकिन वो एक आइडिया है। क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक आइडिया है, लेकर आता है, हमको एक बिजनेस शुरू करना, रिस्क लेता है, ठीक है। कोई स्कूल खोला है तो स्कूल एक रिस्क दिया कि मान लो बच्चा पढ़ने ही नहीं गया तो क्या है, वो आपको यहाँ पर रिस्क लेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसलिए अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है तो बिजनेस ही कभी शुरू नहीं हो पाएगा। बिजनेस शुरू नहीं होगा तो वो और लोग को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। सब यही सोच के घर पे बैठ जाएगा हम रिस्क क्यों ले, तो लोग बस बिजनेस पर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो लोग इससे तो इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा, लोग पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें भी होता है, ठीक है। अब एक एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है, एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े डिसीजन लेता है कि मेरा कंपनी कितना प्राइस रखेगा सामान का, कहाँ से लोन लेना है, कहाँ उसको खर्च करना है, कहाँ सामान बेचना है, सारा जो एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपने सपनों को सच बनाने के लिए। आप भी जो सपने हैं उसको सच बनाने के लिए अभी से मेहनत कीजिए। वो क्या करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है, सोसाइटी कैसे ग्रो करेगा उसमें हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योर जो है उसको बहुत खुशी होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लोगों को सर्व करने में, ठीक है। बेसिकली वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। देखिए अब जे.आर.डी. टाटा का एग्जांपल आपके बारे में दिया है। जे.आर.डी. टाटा जो इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं, उन्होंने जो आज जो टाटा ग्रुप, अब आपने नाम सुना होगा टाटा के बारे में, टाटा ग्रुप को उन्हीं ने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने ही रिस्क लिया था और आज कितना बड़ा बिजनेस बना। और उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो सोचिए क्या होता। उन्होंने टाटा एयरलाइन शुरू किया था, उसको एयर इंडिया कहा जाता है। 1932 में सोचिए उन्होंने टाटा एयरलाइन शुरू किया था। धीरे धीरे स्टील बनाना शुरू किया, कार, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, केमिकल, कितना सारे चीज़ टाटा बनाता है। और वो अपने वर्कर से बहुत केयर करते थे, बिलीव्ड इन गुड वर्किंग कंडीशन। उनको भारत रत्न दिया गया था 1992 में, जिन्होंने भारत में इतना योगदान दिया। क्योंकि देखिए इतना बड़ा बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कितना टैक्स दिया, कितना लोगों की ज़िंदगी संवर गया उनके कारण। वो अपना बिजनेस ही नहीं शुरू करते तो सच नहीं हो पाता ना। अब आप देखिए व्हाट यू यंग एंटरप्रेन्योर लर्न फ्रॉम। अब जो नए नए एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकते हैं जे.आर.डी. टाटा से, क्या प्रॉफिट का मान गोल होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए और आप सोचिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इसको और हम लोग डिटेल में एक और वीडियो और बनाएंगे और समझाएंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।